नमस्कार दोस्तों, मैं सुरजीत चौधरी एक बार फिर से आपका IITN अकेडमी में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और जैसा कि हम लास्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे दोस्तों एडजेक्टिव का टॉपिक, और उसमें हमने 4 लेक्चर कर लिए थे दोस्तों। तो आज का अपना लेक्चर नंबर 5 रहेगा, लेक्चर नंबर 5, और ये हम पढ़ रहे थे एडजेक्टिव्स। ठीक है दोस्तों, और इसमें हमने कई रूल्स पढ़ लिए थे, और आज हम बात करने वाले एक ऐसे रूल के बारे में दोस्तों जिसके बाद में हम एडजेक्टिव का ही यूज करते हैं। जैसे वर्ब्स की बात करेंगे हम, ये रूल ही है अपना, हालांकि इसका डिस्कस हमने लास्ट वीडियो में कर लिया था दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं वर्ब्स ऑफ सेंसेशन। वर्ब्स ऑफ सेंसेशन, ठीक है दोस्तों। ज्ञानेंद्रियों से संबंधित क्रियाएं, ज्ञानेंद्रियों से संबंधित क्रियाएं। ठीक है दोस्तों, जनरली होता क्या है कि वर्ब का मॉडिफायर एडवर्ब होता है, यानी वर्ब जो होता है उसका मॉडिफायर कौन होता है दोस्तों? उसका मॉडिफायर होता है एडवर्ब। लेकिन यहां कुछ वर्ब्स ऐसी हैं, एडवर्ब क्रिया विशेषण यानी क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। लेकिन दोस्तों ये जो वर्ब्स ऑफ सेंसेशन है, कुछ वर्ब्स ऐसी हैं अपने पास जो अपने बाद में मॉडिफायर्स के रूप में एडवर्ब का प्रयोग यूज नहीं लेती हैं। वो उनके बाद में किसका यूज होता है? एडजेक्टिव का प्रयोग होता है। जैसे वर्ब्स ऑफ सेंसेशन कौन कौन सी होती है दोस्तों? ये देखो, फील, लुक, लाइक, टेस्ट, अपीयर, सी, ठीक है। और स्मेल देख लो दोस्तों, स्मेल के बाद में आ जाएगा आपका ये हियर और साउंड। ठीक है दोस्तों, ये अपनी जितनी भी वर्ब्स है वो वर्ब्स ऑफ सेंसेशन है। फील का मतलब होता है महसूस करना, लुक का मतलब देखना, इनका संबंध भी ज्ञानेंद्रियों से है। लाइक करने का संबंध भी ज्ञानेंद्रियों से है। टेस्ट का मतलब स्वाद लेना, यानी इसका संबंध भी दोस्तों किससे? यानी स्वाद लेना, इसका संबंध भी ज्ञानेंद्रियों से है। अपीयर का मतलब प्रकट होना या प्रतीत होना, इसका संबंध भी किससे? ज्ञानेंद्रियों से। सीन का मतलब प्रतीत होना होता है दोस्तों। स्मेल का मतलब सुगंध लेना। हियर का मतलब सुनना। साउंड का मतलब ध्वनि। ये जितने भी वर्ब्स हैं दोस्तों, इनके बाद में एडजेक्टिव का ही प्रयोग होता है मॉडिफायर के रूप में, न कि एडवर्ब का। तो अपना रूल ये था दोस्तों, सामान्यतः वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताते हैं, लेकिन कुछ वर्ब्स ऐसी होती है, जैसे वर्ब्स ऑफ सेंसेशन वाली वर्ब्स हैं, इनकी विशेषता एडवर्ब न बता करके कौन बताते हैं? एडजेक्टिव बताते हैं। ठीक है, तो इनके जो मॉडिफायर्स होंगे इन वर्ब्स के, वो मॉडिफायर कौन होंगे? इनके मॉडिफायर्स जो होंगे वो एडजेक्टिव होंगे। ठीक है दोस्तों, तो अभी 2-4 एग्जांपल्स हम देखते हैं। हालांकि लास्ट वीडियो में हमने ये देख लिए थे इनके एग्जांपल्स, लेकिन फिर भी देख लो इनके एग्जांपल्स। जैसे मैं कहूँ यहाँ, आई फेल्ट एंग्रीली, आई फेल्ट एंग्रीली। और दोस्तों यहाँ देखना, ये फेल्ट वर्ब है, ये वर्ब ऑफ सेंसेशन है। कौन सी वर्ब है? वर्ब ऑफ सेंसेशन। अब एंग्रीली दोस्तों यहाँ पे एडवर्ब है, जबकि इस वर्ब के बाद में मॉडिफायर के रूप में एडवर्ब का यूज नहीं किया जाना चाहिए। यहाँ होना क्या चाहिए था? आई फेल्ट एंग्री। किसका प्रयोग होना चाहिए था दोस्तों? यहाँ प्रयोग होना चाहिए था आई फेल्ट एंग्री। फेल्ट यहाँ पे वर्ब है और एंग्री यहाँ पे क्या है दोस्तों? एडजेक्टिव है। तो जितने भी वर्ब्स ऑफ सेंसेशन वाली वर्ब्स हैं उनके बाद में हम किसका प्रयोग करेंगे? एडजेक्टिव का ही प्रयोग करेंगे, न कि एडवर्ब का। और यदि एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे तो सेंटेंस अपना सही होगा। ये सेंटेंस अपना क्या था? गलत था दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल और देखो आप। जैसे मैं ऐसे लिखूं, मैंगो टेस्ट सावरली। अब इसमें लिखा है आम का स्वाद खट्टे रूप से होता है या खट्टा होता है दोस्तों। तो यहाँ पे अपने को बात करनी है टेस्ट, यहाँ पे वर्ब है और ये वर्ब ऑफ सेंसेशन है, और इसके बाद में सावरली यहाँ पे दोस्तों एडवर्ब दे रखा है। क्या दिया हुआ है? एडवर्ब। और इसका यूज गलत है, क्योंकि इन वर्ब्स के बाद में जनरली, जैसे मैं इधर एक सेंटेंस लिख रहा हूं, राम रन्स फास्ट। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे रन्स वर्ब है दोस्तों, और इस क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को हम क्या बोलते हैं? एडवर्ब। जनरली वर्ब के बाद में किसका प्रयोग होता है? और इस मॉडिफायर के रूप में इनकी विशेषता बताने वाले शब्द एडवर्ब ही होते हैं।
लेकिन ये जो वर्ब्स हैं, वर्ब ऑफ सेंसेशन, इनके बाद में हमेशा किसका प्रयोग होता है? एडजेक्टिव का ही प्रयोग होता है। इसलिए ये आपका एक्सप्रेशन गलत हो गया दोस्तों। यहाँ आप किसका प्रयोग करोगे? जैसे मैं ऐसे बोल दूं, मैंगो टेस्ट साउर, तो यहाँ देखना होगा दोस्तों आपको, जैसे यहाँ लिखा मैंगो टेस्ट साउर, ये टेस्ट वर्ब है और इन वर्ब्स की विशेषता बताने के लिए हम एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं, न कि एडवर्ब का। अब ये साउर का यूज किया है हमने, साउर एक एडजेक्टिव है, तब ये एक्सप्रेशन अपना सही है, अदरवाइज सेंटेंस क्या हो जाता है? गलत। जैसे यहाँ लिख रहा हूँ, रोज स्मेल्स स्वीटली। अब दोस्तों यहाँ पे स्वीटली तो एडवर्ब हो गया, लेकिन इन वर्ब्स के बाद में एडवर्ब का यूज नहीं होता। स्मेल भी वर्ब ऑफ सेंसेशन है और ये क्या है दे रखा है यहाँ पे? एडवर्ब। तो इस एडवर्ब का यूज यहाँ पे गलत है दोस्तों। होना क्या चाहिए था? रोज स्मेल्स स्वीट। ठीक है दोस्तों, ये स्मेल वर्ब है, स्वीट क्या है? एक एडजेक्टिव है। ठीक है, और ये एक्सप्रेशन सही है, जबकि ये एक्सप्रेशन क्या है? गलत है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये हमने वर्ब्स की बात की है कि वर्ब्स ऑफ सेंसेशन जो भी हैं, कॉग्निशन, परसेप्शन, इन वर्ब्स को हम बोलते हैं ज्ञानेंद्रियों से संबंधित क्रियाएं। इनके बाद में हमेशा एडजेक्टिव का प्रयोग होता है मॉडिफायर के रूप में, न कि एडवर्ब का प्रयोग होता है। ठीक है, कुछ इनके अलावा कुछ वर्ब्स और भी हैं दोस्तों, जैसे यहां नोट में मैं लिखवा रहा हूं आपको, इन वर्ब्स के अलावा कुछ वर्ब्स, इन वर्ब्स के अलावा कुछ वर्ब्स और भी हैं जिनके मॉडिफायर्स के रूप में भी एडजेक्टिव का ही प्रयोग किया जाता है, न कि एडवर्ब का। क्या लिखा दोस्तों यहाँ पे कि इन वर्ब्स के अलावा कुछ वर्ब्स और भी हैं जिनके मॉडिफायर्स के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है, न कि एडवर्ब का। यानी इनके बाद में एडवर्ब का प्रयोग नहीं होगा, किसका प्रयोग होगा? एडजेक्टिव का। और वो वर्ब्स कौन कौन सी हैं वो देख लो आप एक बार दोस्तों। यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, जैसे वर्ब्स ऑफ सेंसेशन की हमने बात कर ली थी और उसी क्रम में हम बात करें कि कुछ वर्ब्स और भी हैं, जैसे बी, बिकम, गेट, ग्रो, कीप, मूव। ठीक है दोस्तों, ये वर्ब्स हैं, ये कुछ वर्ब्स हैं अपने पास। तो इन वर्ब्स के बाद में भी मॉडिफायर के रूप में हम किसका प्रयोग करेंगे? एडजेक्टिव का ही प्रयोग करेंगे, न कि एडवर्ब का। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिख रहा हूं, जॉन गॉट एंग्रीली। क्या लिखा दोस्तों यहाँ पे? जॉन गॉट एंग्रीली। अब देखो दोस्तों, यहाँ ये गेट वर्ब है, ठीक है, और इस गेट के रूप मॉडिफायर के रूप में हम किसका प्रयोग करेंगे? एडजेक्टिव का प्रयोग होना चाहिए था, जबकि एंग्रीली यहाँ क्या है? एडवर्ब है। क्या है? एडवर्ब है। इसलिए यहाँ होना क्या चाहिए था? ये सेंटेंस तो अपना ये तो गलत हो गया। यहाँ होना क्या चाहिए था? जॉन गॉट एंग्री। एंग्री इसमें क्या है दोस्तों? एडजेक्टिव है। इस प्रकार से सेंटेंस आपका सही, जो करेक्ट एक्सप्रेशन होगा वो होगा जॉन गॉट एंग्री। एंग्री यहाँ पे क्या है दोस्तों? एडजेक्टिव। जबकि यहाँ गेट वर्ब है, ये कौन सी है? सेंसेशन वाली है। इसके बाद में एडवर्ब का यूज नहीं होगा, इसके बाद में किसका यूज होना चाहिए था? एडजेक्टिव का। तो एडजेक्टिव का यूज करेंगे तो ये सेंटेंस सही होगा। नेक्स्ट एग्जांपल और देखो दोस्तों, जैसे मैं यहां लिख रहा हूं, व्हेन ही हर्ड द न्यूज ही बिकेम हैप्पीली। When he heard the news, he became happily। जब उसने सूचना सुनी, ये समाचार सुना, तो वह खुशी से खो गया, खुश हो गया। तो यहाँ पे देखो बिकम, यहाँ बिकम की सेकंड फॉर्म है, ये वर्ब है। और इस बिकम वर्ब के बाद में भी दोस्तों एडवर्ब का प्रयोग किया गया है यहाँ पे, जबकि ये एडवर्ब का यूज क्या है? गलत है। यानी इन वर्ब्स के बाद में मॉडिफायर के रूप में हम किसका प्रयोग करेंगे? एडजेक्टिव का। तो यहाँ सेंटेंस क्या होना चाहिए था?
when he heard the news he became happy. when he heard the news he became happy. अब देखो became यहाँ पे वर्ब है दोस्तों, और ये happy क्या है यहाँ पे, एडजेक्टिव, ठीक है। और इस बिकेम वर्ब के मॉडिफायर के रूप में हम किसका प्रयोग करेंगे, यहाँ पे हैप्पी का ही प्रयोग करेंगे, और हैप्पी क्या है दोस्तों, एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव होगा तो ये आपका एक्सप्रेशन सही है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने बात की है कि कुछ वर्ब्स ऐसी होते हैं, वर्ब्स ऑफ सेंसेशन, जिनके बाद में हम किसका प्रयोग करते हैं, जिनके बाद में हम एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं मॉडिफायर के रूप में, न कि एडवर्ब का। और यदि एडवर्ब का यूज हो रहा है इनके बाद में तो ये यूज गलत होगा। सामान्यतः वर्ब के मॉडिफायर दोस्तों एडवर्ब ही होते हैं, लेकिन कुछ वर्ब्स ऐसी हैं जिनके बाद में मॉडिफायर्स के रूप में एडवर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता, उनके बाद में एडजेक्टिव का ही प्रयोग होता है। और वो वर्ब्स कौन सी हैं, वर्ब्स ऑफ सेंसेशन। कौन सी वर्ब्स हैं दोस्तों, वर्ब्स ऑफ सेंसेशन। तो इस प्रकार से हम नेक्स्ट, ये तो रूल अपना हो गया दोस्तों, और इसके बारे में हमने बात भी कर ली थी, ये बी, बिकम, गेट, ग्रो, ये नहीं पढ़े थे। अब हम नेक्स्ट रूल पढ़ेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट रूल देख लो। यदि कोई नाउन एडजेक्टिव का कार्य करे तो वह हमेशा सिंगुलर फॉर्म, यदि कोई नाउन एडजेक्टिव का काम करे तो वह हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही होना चाहिए। किस फॉर्म में होना चाहिए दोस्तों, वो सिंगुलर फॉर्म में ही होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, लेसर्स और इंडिस्पेंसेबल tools. Lessons are indispensable tools for delicate eyes surgery. अब दोस्तों यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है हमने, क्या लिखा, यदि कोई नाउन किसका कार्य करे, एडजेक्टिव का कार्य करे, ठीक है। तो आपको पता है दोस्तों, एडजेक्टिव कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं होता, वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होगा। कभी भी एडजेक्टिव का हम क्या नहीं बना सकते, प्लूरल नहीं बना सकते। नाउन का तो प्लूरल बना लेंगे, जैसे नाउन एंड नंबर की बात करते हैं तो वहाँ फॉर्मेशन करते हैं तो वो तो बन जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ देखो सेंटेंस दिया हुआ, लेसर्स आर इंडिस्पेंसेबल टूल्स फॉर डेलिकेट आइज सर्जरी। आइज वैसे नाउन है दोस्तों, आइज क्या है, वैसे नाउन है, लेकिन अब देखो यहाँ ये सर्जरी नाउन है, और इसकी विशेषता बताने के लिए हम किसका प्रयोग कर रहे हैं, आइज। सर्जरी कौन सी, आइज सर्जरी। और यहाँ पे आइज, यहाँ पे क्या है, ये एडजेक्टिव है। तो ये एडजेक्टिव कभी भी किस रूप में नहीं होगा, प्लूरल फॉर्म में नहीं होगा। इसलिए अपने को क्या करना होगा दोस्तों, यहाँ पे सेंटेंस लिख रहा हूँ मैं, लेसर्स आर इंडिस्पेंसेबल dispensables tools for delicate eye surgery। ठीक है दोस्तों, यहां देखो आप, इसमें लेसर्स आर इंडिस्पेंसेबल टूल फॉर डेलिकेट आई सर्जरी। अब सर्जरी ये तो दोस्तों नाउन है, और इसकी विशेषता बताने के लिए हम एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे। तो ये एडजेक्टिव हमेशा किस रूप में होना चाहिए, ये हमेशा दोस्तों सिंगुलर फॉर्म में ही होना चाहिए। किस फॉर्म में होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। कभी भी हम ऐसे नहीं लिखते ना दोस्तों, जैसे 200
रुपीज नोट। अब देख लो दोस्तों, यहाँ पे 200 रुपीज नोट लिखा है। ये नोट तो नाउन है, और नाउन की विशेषता बताने के लिए हम कौन से शब्दों का प्रयोग करते हैं? एडजेक्टिव्स का। और ये एडजेक्टिव कभी भी किस रूप में नहीं होना चाहिए? प्लूरल फॉर्म में नहीं होना चाहिए। यहाँ होना क्या चाहिए था? सिंगुलर फॉर्म का ही प्रयोग होना चाहिए था। ये एडजेक्टिव दोस्तों हमेशा किस रूप में पाए जाते हैं? सिंगुलर फॉर्म में ही पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से आप इन रूल्स को देखें, थोड़ा सा गौर से पढ़ें। ठीक है दोस्तों, अपनी ये क्लास स्पेशली फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, आर्मी, क्लर्क, बैंक, एसएससी एग्जामिनेशंस, तो उनके लिए बेहतरीन प्रयास हमारा ये है। रेगुलर आपकी क्लासेस हो रही हैं दोस्तों। तो ये लॉकडाउन का टाइम है, स्टे होम, स्टे सेफ, और ये आप इसको स्टडी को एंजॉय करो दोस्तों। सारे रूल्स वगैरह यहाँ करवाए जा रहे हैं, और इनके जो क्वेश्चंस हैं जितने भी आए हुए हैं एग्जाम्स में, वो सारे हम यहाँ करवाएंगे 1 by 1। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट हम रूल बात करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे। ये रूल ही है, जैसे मैं यहाँ लिख दूँ कुछ एडजेक्टिव्स अर्थ में कंफ्यूजिंग होते हैं। कुछ एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? अर्थ में कंफ्यूजिंग होते हैं, अतः इनका प्रयोग तो सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए। कुछ एडजेक्टिव्स अर्थ में कंफ्यूजिंग होते हैं, अतः इनका प्रयोग कैसे किया जाना चाहिए दोस्तों? सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए। जैसे दोस्तों यहाँ मैं बात कर रहा था, कुछ एडजेक्टिव्स अर्थ में क्या होते हैं? कंफ्यूजिंग होते हैं, और इनका यूज कैसे किया जाना चाहिए? सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए। जैसे यहाँ लिख रहा हूं मैं, पहला एडजेक्टिव है अपना, एक तो होता है फार्दर, और दूसरा होता है दोस्तों फर्दर। ठीक है दोस्तों, फार्दर का यूज देखो, फार्दर इसका मतलब होता है दूरी में अधिक, दूरी में अधिक। ठीक है, जबकि एक होता है फर्दर, इसका मतलब क्या हो गया? नेक्स्ट, अगला, या और। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूं यहां, जॉन लिव्स एट द फार्दर एंड ऑफ द लेन, कि जॉन कहाँ रहता है दोस्तों? लेन के फार्दर एंड पे, यानी जो दूरी में अधिक एंड है। यहाँ हम फर्दर का प्रयोग नहीं कर सकते दोस्तों। किसका प्रयोग नहीं होगा? फर्दर का। फार्दर का मतलब यहाँ दूरी में अधिक की बात हो रही, किसकी बात हो रही? दूरी की। और फर्दर का मतलब क्या होता है? अगला। जैसे मैं यहाँ लिख दूँ, आई डिड नॉट रिसीव फर्दर इंफॉर्मेशन, आई डिड नॉट रिसीव फर्दर इंफॉर्मेशन। यहाँ फर्दर वर्ड का यूज किया दोस्तों। यहाँ फर्दर का यूज सही होगा या फार्दर का? क्या फार्दर इंफॉर्मेशन का प्रयोग सही है दोस्तों? ये एक्सप्रेशन गलत है अपना, जबकि ये सेंटेंस सही है। यहाँ ये सेंटेंस सही है, जबकि ये फर्दर का यूज क्या है? ये गलत है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से कंफ्यूजिंग एडजेक्टिव्स हैं, इनका थोड़ा अर्थ ध्यान में रखो, और सेंटेंस में यूज के आधार पर आप पढ़ोगे इनको तो पता चल जाएगा कि इसमें किसका यूज होना चाहिए। नेक्स्ट हम ले रहे हैं इसके बाद में नियरर, और दूसरा एडजेक्टिव है दोस्तों अपना नेक्स्ट। नियरर और नेक्स्ट। अब देखो यहां बात करेंगे, नियरर का मतलब नजदीक, यानी सबसे नजदीक, यानी ज्यादा नजदीक। ठीक है, जबकि नेक्स्ट का मतलब क्या होता है? अगला। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां लिखूं, which is the nearer
लाइब्रेरी। विच इज़ द नियरर लाइब्रेरी। दोस्तों यहाँ नियरर का प्रयोग किया है कि नज़दीकी लाइब्रेरी कौन सी है। क्या मैं यहाँ पे नेक्स्ट लाइब्रेरी का यूज़ कर सकता हूँ क्या? यहाँ नेक्स्ट का यूज़ दोस्तों क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए यहाँ आपको किसका प्रयोग करना होगा, नियरर का प्रयोग ही करना होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, मैं यहाँ लिख दूँ द बैंक इज इन द नेक्स्ट बिल्डिंग। द बैंक इज इन द नेक्स्ट बिल्डिंग। क्या दोस्तों यहाँ पे अब नियरर का प्रयोग हो सकता है? तो सेंटेंस में यूटिलिटी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, इनका प्रयोग करना है। यानी ये सेंटेंस आपका सही है, ऊपर वाला सेंटेंस भी आपका ये सही था। यहाँ नियरर के स्थान पे नेक्स्ट का प्रयोग नहीं होगा और यहाँ नेक्स्ट के स्थान पे किसका प्रयोग नहीं होगा, नियरर का प्रयोग नहीं होगा। तो ऐसे ही कुछ एडजेक्टिव्स और देखो दोस्तों आप। नंबर 3 नंबर में दोस्तों अपने पास ये एडजेक्टिव है। एक तो होता है लेटर और एक कौन सा है, लेटर। ठीक है दोस्तों, ये दो एडजेक्टिव्स हैं। अब इन दोनों एडजेक्टिव्स को और देखते हैं, इनमें क्या कंफ्यूजन होती है। इस लेटर का मतलब होता है दोस्तों बाद में। क्या होता है इसका मतलब, बाद में। और इस लेटर का मतलब होता है दोस्तों बाद वाला। अब दोनों ही एग्जांपल्स दोस्तों मैं लिख रहा हूं, जैसे I will call you later या लेटर। दोस्तों यहाँ पे दो एडजेक्टिव दे दिया, आई विल कॉल यू लेटर या लेटर। मैं आपको बाद वाला कॉल करूंगा या बाद में कॉल करूंगा। तो बाद में के लिए तो ये ऑप्शन सही है दोस्तों। ये क्या है, बाद वाला, ये गलत हो गया। तो यहाँ एक्सप्रेशन सही क्या होना चाहिए था, आई विल कॉल यू लेटर। मैं आपको बाद में कॉल करूंगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखो आप इसी का। मैं ऐसे लिख दूं, द लेटर या लेटर पार्ट ऑफ द मूवी वॉज इंटरेस्टिंग। द लेटर पार्ट ऑफ द मूवी वॉज इंटरेस्टिंग। दोस्तों यहाँ देखो ये लेटर लिखा है और हम यहाँ बताना चाह रहे हैं कि मूवी का जो अंतिम भाग है, बाद वाला भाग है, वो क्या था, इंटरेस्टिंग था, रुचिकर था। तो बाद वाले के लिए तो दोस्तों ये ऑप्शन तो गलत हो गया आपका। ऑप्शन कौन सा सही है, लेटर पार्ट। द लेटर पार्ट ऑफ द मूवी वॉज इंटरेस्टिंग। कि मूवी का बाद वाला भाग क्या था, रुचिकर था। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप इनको केयरफुली पढ़ें। नंबर 4 में है ऑर्डर, और यहां लिख रहा हूं मैं दोस्तों एल्डर। ऑर्डर और एल्डर। अब यहां ऑर्डर का प्रयोग कहां होगा और एल्डर का प्रयोग कहां होता है, उसको और देख लेते हैं। हालांकि ये डिस्कस कर लिया था दोस्तों हमने। ऑर्डर का मतलब होता है उम्र में बड़ा, उम्र में बड़ा। जबकि एल्डर का प्रयोग क्या होता है दोस्तों, खून के रिश्ते में बड़ा, खून के रिश्ते में बड़ा। ठीक है दोस्तों, इनमें आप जो एरर आ रहे हैं उन एरर्स का भी ध्यान रखो दोस्तों। यानी इनके साथ में कंजक्शन का प्रयोग होता है, वो कंजक्शन बहुत ही बेहतरीन कंजक्शन है और बहुत ही शानदार। यहाँ पे मैं नोट लगा के लिख रहा हूँ, इनका ध्यान रखना होगा आपको। ऑर्डर के साथ में हमेशा आप किसका प्रयोग करोगे दोस्तों, देन का। यहाँ इसके साथ में किसका प्रयोग नहीं होगा, टू का प्रयोग नहीं होगा। जबकि एल्डर के साथ में आप किसका प्रयोग करोगे, एल्डर के साथ आप किसका प्रयोग करोगे दोस्तों, टू का। यहाँ इसके साथ में किसका प्रयोग नहीं होगा, देन का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, ये दोनों बहुत ही शानदार एरर हैं, तो इन एरर्स का ध्यान रखें आप। और इससे रिलेटेड एग्जांपल्स और देखते हैं अपन। जैसे माय नेबर is elder, older
देन मी। यहाँ दोस्तों खून के रिश्ते में बड़ा की बात कर रहा हूँ या उम्र में बड़े की बात कर रहा हूँ मैं? माई नेबर की बात हो रही है, इसका मतलब खून के रिश्ते में बड़ा नहीं है, तो ये एल्डर तो ऑप्शन हट गया दोस्तों। यहाँ आपका आंसर सही कौन सा रहेगा? ओल्डर। और इस ओल्डर के बाद में किसका प्रयोग होगा? देन का। ठीक है, तो आपका सही आंसर होगा माई नेबर इज ओल्डर देन मी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट यहाँ एग्जाम्पल हम देखेंगे, और नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? जैसे माई ब्रदर इज एल्डर ओल्डर टू मी। तो दोस्तों इसमें देखना होगा आपको, यहाँ आपकी बार माई ब्रदर की बात हो रही है, यानी ब्लड रिलेशन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? ब्लड रिलेशन की। तो जहाँ भी ब्लड रिलेशन होगा, ठीक है, तो ब्लड रिलेशन होगा तो एल्डर का ही प्रयोग होगा, यहाँ ओल्डर का यूज गलत है दोस्तों। इस बात का ध्यान रखना है कि एल्डर के साथ में किसका प्रयोग होगा? टू का प्रयोग होगा। तो सही एक्सप्रेशन कौन सा होगा? माई ब्रदर इज एल्डर टू मी। माई ब्रदर इज एल्डर टू मी। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें आपको 3 लिखवा दिए थे दोस्तों, मैंने 4 लिखवा दिए हैं, और 5वां अपना रहेगा लास्ट और लेटेस्ट। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ बात करने वाले हैं लास्ट का मतलब क्या होता है? अंतिम। जबकि लेटेस्ट का मतलब क्या होता है? नवीनतम। लेटेस्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों? नवीनतम। ठीक है, अब यहां मैं बात करने वाला हूं, जैसे फॉर एग्जांपल लिख दूं, हु वॉज द लास्ट या लेटेस्ट मुगल एम्परर। हु वॉज द लास्ट और लेटेस्ट मुगल एम्परर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ देखना होगा आपको, हु वॉज द लास्ट या लेटेस्ट की मुगल लास्ट मुगल एम्परर कौन था? मुगल सम्राट कौन था? लेटेस्ट का मतलब तो नवीनतम हो गया, और अंतिम का मतलब यहाँ लास्ट का मतलब क्या है कि अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो यहाँ किसका प्रयोग करेंगे हम दोस्तों? लास्ट का। तो इसका मतलब ये होगा हु वॉज द लास्ट मुगल एम्परर। तो दोस्तों ये एक्सप्रेशन सही है आपका, और यदि ये लेटेस्ट का यूज यहाँ से हटा दें तो आपका ये सेंटेंस भी क्या हो जाएगा? सही। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल और देखो आप इसमें, जैसे मैं कहूँ व्हाट इज द लास्ट या लेटेस्ट स्कोर। व्हाट इज द लास्ट या लेटेस्ट स्कोर। तो दोस्तों यहाँ पे आपकी बार मैं किसकी बात कर रहा हूँ? लास्ट स्कोर की बात तो हो नहीं सकती, यहाँ किसकी बात होगी? लेटेस्ट स्कोर की बात होगी। तो आप यहाँ किसका प्रयोग करोगे कि नवीनतम स्कोर क्या है? हम यही तो बोलते हैं जनरली। तो ये थोड़ा कॉमन सेंस की बात है, सेंटेंस को देखते हुए आपको आइडिया लगाना। व्हाट इज द लेटेस्ट स्कोर। तो ये एक्सप्रेशन आपका इस प्रकार से सही होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ एक आपके ये एडजेक्टिव्स थे कंफ्यूजिंग वाले, तो इनका ध्यान रखो आप। नेक्स्ट रूल की मैं बात कर रहा हूँ, डायरेक्ट अपन चलेंगे नेक्स्ट रूल पे। ये रूल तो हो गया कंफ्यूजिंग एडजेक्टिव वाले। यहां बात करने वाले हैं ऑल एंड बोथ। किसकी बात करने वाले हैं दोस्तों? यहां ऑल एंड बोथ की बात करने वाले हैं। और ऑल यहां से लिख रहा हूं मैं, ऑल तथा बोथ के बाद हमेशा पजेसिव एडजेक्टिव्स या पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों?
ऑल तथा बोथ के बाद हमेशा, ऑल तथा बोथ के बाद हमेशा पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे लिख सकता हूँ, माई ऑल फ्रेंड्स आर लेबोरियस। तो दोस्तों ये आपका जो सेंटेंस है, माई ऑल के पहले पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया है? पजेसिव एडजेक्टिव का। इस प्रकार से सेंटेंस क्या हो गया आपका? गलत। यहाँ होना क्या चाहिए था? ऑल तथा बोथ के बाद में पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ लिखना चाहिए था, ऑल माई फ्रेंड्स आर लेबोरियस। लेबोरियस का मतलब होता है दोस्तों उद्यमी या मेहनती या परिश्रमी। अब देखो ऑल के बाद में आपकी बार दोस्तों यहाँ पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग किया है, तो ये एक्सप्रेशन आपका सही है। ठीक है, किसका प्रयोग किया है? पजेसिव एडजेक्टिव का। जबकि ऑल तथा बोथ के पहले पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं होगा, ऑल तथा बोथ के बाद में ही हम किसका प्रयोग करेंगे? पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे। His both sons are intelligent. His both sons are intelligent। और यहाँ देखो हिज एक पजेसिव एडजेक्टिव है दोस्तों, जबकि बोथ के पहले पजेसिव एडजेक्टिव का यूज क्या होगा? गलत होगा। इस प्रकार से सेंटेंस क्या हो गया आपका? गलत। होना क्या चाहिए था दोस्तों? बोथ हिज सन्स आर इंटेलिजेंट, ये यूज होना चाहिए था दोस्तों। बोथ के बाद में हम किसका प्रयोग करेंगे? पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे, तो ये सेंटेंस अपना क्या होगा? सही। यानी ऑल और बोथ के बाद ही पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग होता है दोस्तों, इनके पहले हम किसका प्रयोग नहीं करते? पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं करते। और इसके बाद में नेक्स्ट हम रूल की बात करेंगे। तो नेक्स्ट रूल ले रहे हैं अपन, बहुत बेहतरीन रूल है दोस्तों। यहाँ हम बात करेंगे टाइम्स शब्द की। किस शब्द की? टाइम्स शब्द। और इसका यूज कौन सी डिग्री में? पॉजिटिव डिग्री में करते हैं या कंपैरेटिव में या सुपरलेटिव डिग्री में करते हैं, ये देखो। और इसमें लिख रहा हूं, यदि टाइम्स शब्द का प्रयोग किसी सेंटेंस में कर लिया जाए तो इससे पॉजिटिव डिग्री में ही प्रयुक्त किया जाता है, न कि कंपैरेटिव डिग्री में। ठीक है दोस्तों, क्या लिखा है इसमें? यदि टाइम्स शब्द का प्रयोग किसी सेंटेंस में कर लिया जाए तो इसे कौन सी डिग्री में प्रयुक्त किया जाता है? तो इसे हम पॉजिटिव डिग्री में ही प्रयुक्त करते हैं, न कि कंपैरेटिव डिग्री में। ठीक है, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं दोस्तों, क्योंकि पढ़ाने में बहुत ज़्यादा जोर आता है। और यहां एग्जाम्पल देखो दोस्तों, इसका क्या लिखा मैंने? यदि टाइम्स शब्द का प्रयोग किसी सेंटेंस में कर लिया जाए तो इसे पॉजिटिव डिग्री में, कौन सी डिग्री में? पॉजिटिव डिग्री में ही प्रयुक्त किया जाता है, न कि कंपैरेटिव डिग्री में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे यहां लिख रहा हूं मैं, माई हॉर्स इज 4 times better than your horse। तो दोस्तों अभी ये सेंटेंस लिखा मैंने, यहाँ पे क्या लिखा? माई हॉर्स इज 4 times बेटर देन, कि मेरा घोड़ा आपके घोड़े से 4 गुना बेहतर है। तो बेटर देन यहाँ पे कौन सी डिग्री है दोस्तों? कंपैरेटिव डिग्री। जबकि मैंने क्या लिखवाया था कि कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं होता है इसमें। तो ये सेंटेंस अपना क्या हो गया? गलत हो गया। वो होना क्या चाहिए था सेंटेंस?
ठीक है दोस्तों, यहां ऐसा लिखना गलत होगा, माई ऑल फ्रेंड्स आर इंटेलिजेंट। यहां लिखा, ये सेंटेंस क्या है दोस्तों, गलत है, क्योंकि ये माई पजेसिव एडजेक्टिव है और ऑल तथा बोथ के पहले पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं किया जाता दोस्तों। यहां हम बात करेंगे ऑल माई फ्रेंड्स आर इंटेलिजेंट। ऑल माई फ्रेंड्स आर इंटेलिजेंट दोस्तों। तो इस प्रकार से ऑल और बोथ का प्रयोग जब भी करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे अपन दोस्तों, ऑल तथा बोथ, तो इनके बाद में डेफिनेटली पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है। पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, पजेसिव एडजेक्टिव आप जानते हो, इनको हम हिंदी में बोलते हैं अधिकारवाचक विशेषण। अधिकारवाचक विशेषण बोलते हैं इसको। और अधिकारवाचक में कौन कौन से आएंगे दोस्तों, ये हिज, हर, माई, योर, आर, देयर, ठीक है, इट्स, यही होंगे दोस्तों। ठीक है, तो ये पजेसिव एडजेक्टिव है, इनका प्रयोग होगा तो वो किसके बाद में होगा, ऑल तथा बोथ के बाद होगा। तो दोस्तों नेक्स्ट रूल की अपन बात कर लें। यहां हम बात करेंगे कि दो सुपरलेटिव तथा कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग एक साथ नहीं किया जाता है। दो सुपरलेटिव तथा कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग दोस्तों एक साथ नहीं किया जाता है। यानी किसी भी सेंटेंस में यदि दो सुपरलेटिव डिग्री होंगे या दो कंपैरेटिव डिग्री होंगे तो वो दोनों सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन हो जाएंगे। जैसे मैं यहां लिख दूं, दिस इज मोर बेटर देन दैट। दिस इज मोर बेटर देन दैट। दोस्तों यहां एक सेंटेंस दिखा गया है और इसमें देखो आप, मोर कंपैरेटिव डिग्री है और बेटर भी कौन सी डिग्री है दोस्तों, कंपैरेटिव डिग्री है। दोनों कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग एक साथ नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इसका मतलब ये एक्सप्रेशन अपना क्या हो गया, गलत। यहाँ होना क्या चाहिए था, मोर का यूज अनावश्यक है दोस्तों, यहाँ पे ये सुपरफ्लुअस है, इसलिए इसको यहाँ से हटाओ। होगा क्या, दिस इज बेटर देन दैट। दिस इज बेटर देन दैट। तो दोस्तों ये सेंटेंस सही है। अब की बार कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग हुआ है और इसके बाद में कंपैरेटिव डिग्री के बाद में दोस्तों आपको पता है देन का प्रयोग होता ही है। ठीक है, नेक्स्ट लिख रहा हूं, ही इज द मोस्ट क्लेवरेस्ट ऑफ ऑल प्लेयर्स। ठीक है दोस्तों, यहां क्या लिखा, ये सेंटेंस लिखा मैंने, ही इज द मोस्ट क्लेवरेस्ट। ये मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री है दोस्तों और क्लेवरेस्ट भी कौन सी डिग्री है, सुपरलेटिव। तो दो सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग एक साथ नहीं किया जाता दोस्तों, और दो कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग भी एक साथ नहीं किया जाता, क्योंकि ये क्या हो जाते हैं, सुपरफ्लुअस। इसलिए अपना ये जो सेंटेंस है वो भी क्या हो गया, गलत। होना क्या चाहिए था, इसको लिखते कैसे, ही इज द क्लेवरेस्ट ऑफ ऑल प्लेयर्स। ही इज द क्लेवरेस्ट ऑफ ऑल प्लेयर्स। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से इस नियम को भी आप ध्यान में रखेंगे कि दो सुपरलेटिव डिग्री और दो कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग एक साथ नहीं किया जाता। ठीक है दोस्तों, क्या बताया था कि दो सुपरलेटिव और दो कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग एक साथ नहीं होगा, क्योंकि ये ऐसे एक्सप्रेशन जो होते हैं वो कैसे होते हैं, सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन कहलाते हैं। ये अनावश्यक अभिव्यक्ति कैसे एक्सप्रेशन होते हैं दोस्तों, ये सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन कहलाते हैं। इसलिए इनका यूज एक सेंटेंस में नहीं हो सकता। जैसे मैं आपको बोलूँ रिटर्न बैक, तो रिटर्न और बैक का प्रयोग एक साथ नहीं हो सकता, ये भी गलत है। या तो इस रिटर्न का प्रयोग करो या फिर किसका प्रयोग करो, बैक का। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट रूल की बात करेंगे अपन।
नेक्स्ट रूल है अपना दोस्तों, यदि दो एडजेक्टिव्स के साथ अलग अलग प्रेपोजिशन की आवश्यकता हो तो इनके साथ प्रेपोजिशन का प्रयोग किया जाना चाहिए। यदि दो एडजेक्टिव के साथ अलग अलग प्रेपोजिशन की आवश्यकता है तो इनके साथ किसका प्रयोग किया जाना चाहिए? यदि दो एडजेक्टिव्स के साथ अलग अलग प्रेपोजिशन की आवश्यकता हो तो दोस्तों इनके साथ अलग अलग प्रेपोजिशन का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। जैसे मैं लिखूं, ही इज सीनियर एंड मोर एक्सपीरियंस्ड देन यू। दोस्तों ये एक सेंटेंस लिखा गया है कि ही इज सीनियर एंड मोर एक्सपीरियंस्ड देन यू। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, सीनियर लिखा है, सीनियर, जूनियर, इंफीरियर, सुपीरियर, इनके बाद में किसका प्रयोग होता है? टू का। मोर एक्सपीरियंस लिखा है और इसके बाद में किसका प्रयोग किया है? देन का। तो ये सेंटेंस आपका क्या हो गया दोस्तों? गलत, कि सीनियर के बाद में भी प्रेपोजिशन आता है, कौन सा? टू। तो ये लिखा कैसे जाना चाहिए था दोस्तों? ही इज सीनियर टू एंड he is senior to and more experienced than you। तो दोस्तों अब की बार हमने सेंटेंस में क्या किया है, इसमें देखो, जहां जिस प्रेपोजिशन की, यदि दो एडजेक्टिव्स एंड से जुड़े हुए हों और उनके साथ अलग अलग प्रेपोजिशन की आवश्यकता हो तो प्रेपोजिशन का यूज किया जाना चाहिए। तो सीनियर के साथ में टू का प्रयोग होता है तो ये किया जाना चाहिए। यहाँ मोर कंपैरेटिव डिग्री दे ही रखी है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे देन का प्रयोग दे रखा है तो सेंटेंस आपका क्या है? सही है दोस्तों। ठीक है। अब लास्ट जो रूल हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है। कई बार एडजेक्टिव का सीक्वेंस पूछ लिया जाता है सेंटेंस में। जब आप बैंक एसएससी की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों तो उसमें आपको प्रश्न दिया जाता है, क्वेश्चन, और उसमें एडजेक्टिव का सीक्वेंस पूछा जाता है। तो सीक्वेंस को आप थोड़ा ध्यान में रखेंगे। और नेक्स्ट अपन इसमें बात करने वाले हैं सीक्वेंस ऑफ एडजेक्टिव्स। ये रूल है अपना, और इसमें हम बात करेंगे सीक्वेंस। सीक्वेंस ऑफ एडजेक्टिव्स, कि एडजेक्टिव का सीक्वेंस भी पूछा जाता है दोस्तों कई बार। जैसे इसमें ये एक सीक्वेंस है, वो सीक्वेंस क्या है? सबसे पहले तो आपको दिया हुआ आएगा ओपिनियन, फिर इसके बाद में आएगा साइज, फिर आएगा दोस्तों एज, फिर आएगा आपका यहाँ शेप। ठीक है दोस्तों। फिर इसके बाद में आएगा कलर, फिर आएगा ओरिजिन, फिर आएगा दोस्तों आपका इसमें मटेरियल, और इसके बाद में आएगा दोस्तों पर्पज, फिर कोई नाउन दिया हुआ होगा दोस्तों। तो आपको पता है कि एडजेक्टिव के बाद में नाउन तो होता ही है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे किसकी? ओपिनियन की दोस्तों। किसकी बात करेंगे? जब एडजेक्टिव के सीक्वेंस की बात होगी तो सबसे पहले ओपिनियन, विचार, फिर उसके बाद में साइज की बात होगी, फिर किसकी बात होगी? एज की, और उसके बाद में किसकी बात होगी दोस्तों? शेप की, फिर किसकी होगी? कलर की, फिर ओरिजिन, उत्पत्ति, मटेरियल,
कोई पदार्थ है या वस्तु है उसकी बात होगी, पर्पज यानी उद्देश्य, और उसके बाद में एडजेक्टिव के बाद में दोस्तों नाउन दिया हुआ आएगा ये। अब यहां मैं बात कर रहा हूं ओपिनियन की। ओपिनियन में क्या क्या आएंगे, जैसे ये क्वालिटी बताने वाले आएंगे, ब्यूटीफुल, अगली, ठीक है, प्रेटी, ठीक है दोस्तों। तो ये है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एज की। किसकी बात करेंगे दोस्तों, इसमें हम बात करने वाले हैं एज की। तो एज में क्या होगा, ओल्ड, न्यू, ओल्ड हो सकता है, क्या हो सकता है, न्यू हो सकता है, और क्या हो सकता है दोस्तों, इसमें हम बात कर सकते हैं रिसेंट की, ETC एटसेट्रा। फिर उसके बाद में आपको बताया था कि साइज, साइज कलर की बात कर लेते हैं, है ना, COLR कलर। जैसे यहाँ मैंने लिख दिया रेड, ब्लैक, वाइट, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करने वाले मटेरियल की। मटेरियल का मतलब कोई वस्तु किससे बना हुआ है उसकी बात करेंगे हम। जैसे कोई वस्तु है लेदर की बनी हुई है तो वो मटेरियल ही तो है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ लिख दूँ वुडन एटसेट्रा। और इसके बाद में हम साइज़ की बात करेंगे। जैसे यहाँ लिख दूँ मैं बिग, स्मॉल, ह्यूज। तो दोस्तों एक बार दोबारा देखो, इसमें हम जो बात करने वाले हैं वो बात कर रहे थे कि एडजेक्टिव का एक क्रम होता है और उसमें ओपिनियन की बात कर रहे थे। तो ओपिनियन में क्या क्या आते हैं, जैसे ब्यूटीफुल, अगली, प्रेटी, ये क्वालिटीज़ हैं उनकी बात कर रहे हैं। जब हम एज की बात करेंगे तो एज, ओल्ड एज, न्यू एज, रिसेंट एज, ठीक है। कलर की बात करेंगे तो रेड हो सकता है, ब्लैक हो सकता है, वाइट हो सकता है, ठीक है, एटसेट्रा। मटेरियल कोई वस्तु किसी चीज़ की बनी हुई है, तो जैसे मान लो लेदर का बैग है, कोई वुडन टेबल है, ठीक है, तो ऐसे। साइज़ की बात करेंगे तो साइज में भी क्या होगा, बिग, स्मॉल और ह्यूज। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें शेप। किसकी बात करने वाले हैं दोस्तों, जैसे मैं ऐसे बोल दूं ओवल शेप, अंडाकार, राउंड शेप है, गोलाकार, हार्ट शेप्ड है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये शेप भी यहाँ दिया हुआ आएगा। उसके बाद में आपका ओरिजिन देख लो आप, ओरिजिन, उत्पत्ति। ओरिजिन का मतलब क्या हुआ, उत्पत्ति। जैसे मैं यूँ लिख दूँ इंडियन है, अमेरिकन है, ठीक है, ये लिख दिया। ये क्या हो गया आपका। अब पर्पज में ये देख लो आप, पर्पज, ठीक है दोस्तों। पर्पज में आपको लिख दिया मैंने वेडिंग पर्पज, स्लीपिंग पर्पज, ठीक है, ये पर्पज आपके हो जाएंगे। तो इसमें एडजेक्टिव का क्रम भी आपको ध्यान में रखना होता है दोस्तों। अब यहाँ मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ इस चीज़ को। हम बात कर रहे थे कि एडजेक्टिव के सीक्वेंस की। सीक्वेंस जब भी होगा तो ये सीक्वेंस क्या होगा दोस्तों, सबसे पहले लिखेंगे ओरिजिन, फिर साइज, फिर एज, फिर शेप, फिर कलर, फिर ओरिजिन, ठीक है। यहाँ सबसे पहले ओपिनियन की बात करते हैं। यहाँ ओरिजिन हो गया, फिर मटेरियल, और फिर उसके बाद में पर्पज, उद्देश्य, फिर ये नाउन। ये सारी बातें हमने यहाँ कर ही ली है दोस्तों, ठीक है। और उसके बाद में एग्जाम्पल देखते हैं अपन। यहाँ पर्पज तक हमने बात कर ली थी दोस्तों। इसके बाद में एग्जाम्पल लेते हैं इससे रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल मैं यदि लिखूँ I bought a beautiful, I bought a beautiful tiny heart shaped American diamond wedding ring, diamond wedding ring। दोस्तों ये सेंटेंस है अपना, है ना।
क्या है, सेंटेंस है। अब इसमें आपको देखना एडजेक्टिव का क्रम, एडजेक्टिव जहाँ पे जो एडजेक्टिव आना चाहिए, क्योंकि इसमें दोस्तों कई बार कन्फ्यूजन होती है। कन्फ्यूजन ये होती है कि विद्यार्थी को ये नहीं पता चलता कि पहले हम पर्पज को यूज में लें या साइज को लें या शेप को, एज को, पहले किस एडजेक्टिव को हम, तो इनका एक क्रम होता है। यदि इनमें से जो एडजेक्टिव दिए हुए हैं तो जिस नंबर पे आ रहा है वैसे ही आपको यूज करना है। यहाँ दिया हुआ है दोस्तों आपका आई बोट, यहाँ पे वर्ब है ब्यूटीफुल, ये दोस्तों क्या है, ओपिनियन हो गया आपका, ठीक है। टाइनी, ये क्या है, साइज है दोस्तों। हार्ट शेप्ड, यहाँ शेप्ड लिखा हुआ तो ये क्या हो गया आपका, शेप। अमेरिकन क्या है दोस्तों, ओरिजिन या नेशनलिटी, ओरिजिन बोल दो या इसको हम क्या बोल देंगे, नेशनलिटी, ठीक है। डायमंड, वेडिंग रिंग। अब ये दोस्तों डायमंड है, यहाँ पे डायमंड मटेरियल है, क्या है ये, मटेरियल है। और वेडिंग रिंग है तो वेडिंग ये पर्पज शो कर रहा है यहाँ पे, रिंग यहाँ पे क्या है दोस्तों, नाउन है। तो इस प्रकार से आप ये जो एडजेक्टिव का सीक्वेंस है उसको आप देख लें और उसके अनुसार ही यहाँ पर एडजेक्टिव का प्रयोग करें, क्योंकि एक क्वेश्चन ऐसा बैंक एसएससी के एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, तो इसका भी ध्यान रखना जरूरी है। जैसे द पुलिस caught a 25-year black अमेरिकन निग्रो। ठीक है दोस्तों, ये सेंटेंस लिखा मैंने, द पुलिस बॉट a 25 years black अमेरिकन निग्रो। द पुलिस कॉट वर्ब है at 25 years, 25 years ये क्या है दोस्तों, ये एज की बात हो रही है। इसमें एडजेक्टिव इतने ही दे रखे हैं, लेकिन इसमें आपको करना क्या है दोस्तों, सीक्वेंस का ध्यान रखेंगे। सबसे पहले एज आएगा तो एज को लिखेंगे, उसके बाद में ब्लैक यहाँ पे कलर है दोस्तों, अमेरिकन यहाँ पे दोस्तों क्या दे रखा है, नेशनलिटी, ओरिजिन है, और इसके बाद में क्या है, ये नाउन दिया हुआ है, तो इस नाउन का यूज करो। ठीक है, इसी प्रकार से एक सेंटेंस और देखो दोस्तों, द थीफ flashed a big sharp knife to the cashier and asked him to fill the black leather बैग। ठीक है दोस्तों, ये सेंटेंस दिया हुआ है यहाँ पे आपको, और इस सेंटेंस में आपको ध्यान ये रखना है, जैसे यहाँ लिखा द थिप फ्लैश्ड अ बिग शार्प, अब बिग ये क्या है दोस्तों, साइज की बात हो रही है, शार्प क्या है दोस्तों, ये शेप है, और नाइफ क्या है यहाँ पे, ये नाउन है, चाकू। ये चोर ने क्या किया, एक बड़ा सा तीखा चाकू लहराया किसकी तरफ, कैशियर की तरफ, और उसको कहा ये ब्लैक लेदर बैग भरने के लिए, टू द कैशियर एंड आस्क्ड हिम टू फिल द ब्लैक यहाँ पे क्या है, किसकी बात हो रही है दोस्तों, कलर की बात हो रही, कलर, लेदर यहाँ पे क्या है दोस्तों, मटेरियल। ठीक है, और ये बैग क्या है दोस्तों, यहाँ पे नाउन। तो इस प्रकार से एडजेक्टिव का सीक्वेंस आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों अपन ने ये एडजेक्टिव का टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, तो इसको पढ़ने के बाद में आपको एक्सरसाइज करनी है, वो एक्सरसाइज मैं आपको भी करवा दूंगा और आप भी करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक पूरा हो गया है और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो आप इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर बीइंग विद मी माय फ्रेंड्स, सी यू।